नमस्कार। आज की हमारी चर्चा इस बात पर है कि इतिहास कैसे बनता है। क्या सिर्फ ऊपर से आने वाली सत्ता की संरचनाओं से, या फिर नीचे से उठने वाले उन संघर्षों से भी जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। सोचिए जरा, हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो असल में किसकी कहानी है, किसका नजरिया है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? और देखिए, इसी से जुड़ा एक और ज़रूरी सवाल है, उन आवाज़ों का क्या जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो मेन कॉन्सेप्ट है, सबाल्टर्न, वो सामने आता है। तो चलिए इस शब्द को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। सुनने में ये थोड़ा अकादमिक लग सकता है, पर यकीन मानिए ये उन लोगों को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है जो हाशिए पर हैं। इस कॉन्सेप्ट की जड़ें हमें मिलती हैं इटालियन थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी के काम में। उन्होंने समझाया था कि कैसे कोई एक डोमिनेंट कल्चर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को पूरे सिस्टम से ही बाहर कर देता है। इसी को वो सांस्कृतिक आधिपत्य या कल्चरल हेजेमनी कहते थे। तो अगर हम इसे सीधे सरल शब्दों में समझें तो सबाल्टर्न कौन है? खासकर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के हिसाब से सबाल्टर्न वो लोग हैं जिन्हें सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक हर तरह से पावर के सेंटर से दूर रखा गया है, बाहर रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हमें समझाती हैं कि सबाल्टर्न का मतलब सिर्फ शोषित या ऑप्रेस्ड होना नहीं है। मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। सबाल्टर्न वो है जिसकी पावर के, कल्चर और सिस्टम तक कोई पहुंच ही नहीं है। तो चलिए अब इस थ्योरी को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सत्ता की वास्तुकला, मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने मॉडर्न इंडियन स्टेट को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया, जो उस डोमिनेंट स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का ये रास्ता कितना धीमा और कंट्रोल्ड था। 1861 से लेके 1935 तक जो भी सुधार हुए वो बहुत धीरे धीरे और पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में हुए। मतलब सत्ता ऊपर से दी जा रही थी, नीचे से हासिल नहीं की जा रही थी। खास तौर पर अगर हम 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखें, हाँ, इसने प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाया तो, पर सच कहूं तो ये एक छलावे जैसा था, क्योंकि ये बहुत ही चुनिंदा लोगों तक ही सीमित था। कितना सीमित, आप अंदाजा लगाइए। उस समय भारत की कुल आबादी के 5% से भी कम लोगों को वोट देने का हक मिला था। मतलब सत्ता कितने कम हाथों में थी, ये साफ दिखता है। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस पूरी व्यवस्था से महिलाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। न उन्हें वोट देने का अधिकार था और न ही चुनाव में खड़े होने का। और यही वो बहिष्कार था जिसने कहानी के दूसरे पहलू, यानी एक जवाबी संघर्ष को जन्म दिया। तो जब ऊपर से सत्ता थोपी जा रही थी, तब नीचे से एक आवाज उठी, अवज्ञा की आवाज। और ये आवाज थी भारतीय महिला आंदोलन के संघर्ष की। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय जैसे पुरुष सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की, लेकिन बाद में सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाओं ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर खुद बागडोर अपने हाथों में ले ली। और फिर शुरू हुआ संगठित संघर्ष का दौर। 1917 एक बहुत ही अहम साल था, जब विमेन्स इंडियन एसोसिएशन यानी WIA बनी। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, महिलाओं के लिए वोटिंग का अधिकार हासिल करना। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी दमदार शख्सियतों की लीडरशिप में उन्होंने सीधे ब्रिटिश अधिकारियों से अपने राजनीतिक हक की मांग की। और इस आंदोलन को सिर्फ जोश से नहीं, बल्कि सोच से भी ताकत मिल रही थी। लिबरल, सोशलिस्ट और रैडिकल नारीवाद की इन अलग अलग धाराओं ने इस आंदोलन को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक आंदोलन था। समय के साथ साथ इस आंदोलन का रूप भी बदला। आज़ादी से पहले ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद ये महिलाओं के नेतृत्व में एक अलग और स्वतंत्र आंदोलन बन गया। अब फोकस इस बात पर था कि जो समान अधिकार मिले हैं, उनसे हकीकत में क्या हासिल किया जा सकता है। तो क्या आज़ादी मिलने के साथ ये संघर्ष खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बस इसका रूप बदल गया। चलिए देखते हैं कि कानूनी बराबरी मिलने के बाद भी ये लड़ाई आज कैसे जारी है। आज भी हमें प्रतिरोध के कई शक्तिशाली रूप देखने को मिलते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की गुलाबी गैंग हो जो घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ती हैं, या मणिपुर की माताओं का वो झकझोर देने वाला नग्न विरोध, या फिर आंध्र प्रदेश में शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, और 2012 के दिल्ली रेप प्रोटेस्ट को कौन भूल सकता है।
ये सब दिखाता है कि अपनी आवाज उठाने का ये संघर्ष आज भी जिंदा है। तो इन सारी कहानियों, इन सारे संघर्षों को एक साथ रखकर देखें तो हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। गायत्री स्पिवाक का वो मशहूर सवाल, क्या सबाल्टर्न बोल सकता है? मतलब क्या कोई दबी हुई आवाज सत्ता के उस डोमिनेंट स्ट्रक्चर के अंदर से सच में अपनी असली, अपने ऑथेंटिक आवाज में बोल सकती है? यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। जैसा कि बेल हुक्स कहती हैं कि जब कोई और आपकी कहानी बताने लगता है तो आपकी आवाज़ एक बार फिर छिन जाती है। यहाँ ये खतरा हमेशा बना रहता है कि बाहरी लोग चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से हों, सबाल्टर्न के लिए बोलने लगते हैं, उन्हें खुद बोलने देने के बजाय। तो फिर इसका हल क्या है? फर्नांडो कॉर्नेल एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य सबाल्टर्न को सुनना है, उनकी आवाज़ों से जुड़ना है, उन पर हावी होना नहीं। तो शायद असली बात यह है कि बोलने का काम ही अपने आप में एक संघर्ष है, और जिनके पास ताकत है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुनना।